हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। तो क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दहन और ज्वाला को। अच्छा, जो जो हमने पढ़ लिया उसे रिवाइज भी कर लेते हैं साथ साथ, है ना, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने दहन के बारे में बात की कि दहन क्या होता है। तो दहन होता क्या है, जब किसी भी दहनशील पदार्थ का, अब देखो पहले दहनशील पदार्थ आ गया, है ना। दहनशील पदार्थ क्या हो गया, जिसका दहन किया जा सकता है, यानी कि जिस पदार्थ को जलाया जा सकता है। अब होता क्या है, कोई भी दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है, जलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, गैसेस, हीट, लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दहन कहा जाता है। दहन में हमें हीट, लाइट मिल रही है, अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं और ये डिपेंड करता है दहनशील पदार्थ कौन सा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, चलिए, तो दहन तो समझ में आ गया कि दहन क्या है। अब दहन होगा किसका, तो दहन होता है हमेशा दहनशील पदार्थ का। दहन होता है दहनशील पदार्थ का। फिर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, अब दहनशील पदार्थ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लकड़ी, कपड़ा। ठीक है, तीन तरह के, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं। जैसे सॉलिड में लकड़ी हो गई, कपड़ा हो गया, लिक्विड में हो गया मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गैसेस में भी क्या हो गई, अलग अलग क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग दहनशील पदार्थ होते हैं। कुछ गैसेस दहनशील होती हैं, कुछ नहीं होती, ये हमने चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा है। बाकी अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं तो लकड़ी, कपड़ा, कागज, ठीक है, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सभी क्या है, दहनशील पदार्थ है। इतना क्लियर है। अच्छा, जो पदार्थ दहनशील नहीं होते उन्हें क्या कहा जाएगा, दहन ऐसे भी तो होते होंगे ना, सारे पदार्थ क्या दहनशील होते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे हम बात करें सीमेंट की, मिट्टी की, पत्थर की, ठीक है, तो क्या मिट्टी, पत्थर, सीमेंट ये सभी दहनशील पदार्थ है। कांच, क्या इनमें आग लगती है, नहीं लगती है, तो ये सभी क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ दो प्रकार के हैं हमारे पास, एक तो दहनशील, और जो दहन करते हैं वो तो दहनशील हो गए, जो दहन नहीं करते हैं वो हो गए गैर दहनशील पदार्थ। क्लियर, चलिए, इतना तो क्लियर हो गया कि दहनशील पदार्थ क्या है और गैर दहनशील पदार्थ क्या है। दूसरा, दहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये पढ़ा कि दहन कैसे होगा, ये तो पढ़ लिया, लेकिन दहन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है ना, कुछ कंडीशंस भी तो होंगी जिनके चलते या जिनकी वजह से दहन होगा। पहला तो दहनशील पदार्थ, जैसे हमने कहा दहन हो रहा है, मान लो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोयले का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, या गैस जल रही है, या यहाँ पर कुछ लकड़ियां जल रही हैं, तो दहन हो रहा है। तो दहन कैसे हो रहा है, पहला इसको चाहिए दहनशील पदार्थ, पहला मिल गया। दूसरा चाहिए होती है ऑक्सीजन। अच्छा, तो हमेशा आपको देखो ऑक्सीजन तो लिखा मिलेगा, कभी एयर यानी कि वायु भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वायु में ही तो ऑक्सीजन होता है। हमने पढ़ा है ना पहले कि जो वायु है तो हम क्या कहते हैं, एयर भी कहते हैं। ठीक है, एयर, इसमें क्या होता है, इसमें होती है बच्चों 78% नाइट्रोजन। इसके अलावा इसमें होती है 21% ऑक्सीजन। और बाकी का जो 1% है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर,
इसके अलावा स्मोक, डस्ट। अच्छा, ये एरिया टू एरिया वेरी करता है ना, कहीं पर हो सकता है ज्यादा पॉल्यूशन है तो स्मोक ज्यादा होगा, कहीं पर हो सकता है डस्ट ज्यादा हो, लेकिन कहीं साफ जगह है, ठीक है, एकदम हम कहते हैं ना अच्छी हवा है, साफ हवा है, तो वहां पर स्मोक डस्ट जो है वो कम होंगे। ह्यूमिड एरिया है या अलग अलग सीजन पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ध्यान देना है केवल ऑक्सीजन, क्योंकि वायु में भी क्या है 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा, 2 पॉइंट तो हो गए, ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ। तीसरा दहन के लिए चाहिए होता है प्रज्वलन तापमान, या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर, जिसे हम प्रज्वलन तापमान भी कहते हैं, वो क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अगर हम देखें एलपीजी, ठीक है, एलपीजी सभी जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक प्रकार की पेट्रोलियम गैस है जिसे लिक्विफाई किया जाता है। इसका उपयोग हम एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में करते हैं। लैबोरेटरीज में भी एलपीजी होता है एलपीजी, क्योंकि बर्नर जलाना होता है तो उसके लिए एलपीजी गैस आती है, ठीक है, उसके बाद पाइपलाइंस लगी हुई होती है। एलपीजी और लकड़ी यानी कि वुड, दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास यहाँ पर। लेकिन अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, दोनों फ्यूल हैं, ठीक है, दोनों ही दहनशील पदार्थ हैं, ठीक है, दोनों ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एलपीजी को ऑन किया, ठीक है, चूल्हा ऑन किया, यहाँ पर इस तरीके से जलाते हैं ना घरों में, तो क्या करते हैं, जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं तो किसी एक्सटर्नल हीट की मदद से, लाइटर हो गया या हमने माचिस जला दी या कोई भी एक्सटर्नल हीट हमने यहाँ पर दी, तुरंत ये जो है गैस जलने लगता है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे गैस ऑन हुआ, हमने लाइटर या कोई एक्सटर्नल हीट दी, तुरंत गैस जलने लगता है। इससे क्या समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है, जैसे हीट इस पर जा रही है तुरंत जल रहा है। दूसरा, अगर हम लकड़ी की बात करें तो क्या जैसे ही आप लकड़ी को इस गैस के ऊपर लेकर के जाओगे, क्या लकड़ी तुरंत जलने लगेगी? ऐसा नहीं होता है ना। लकड़ी को आपको काफी देर तक जो है या काफी समय तक जो है क्या करना पड़ेगा, आग के ऊपर रखना पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे, पहले क्या होगी, वो लकड़ी गर्म होती है, फिर धीरे धीरे फिर वो जलना शुरू करेगी, यानी कि इसको जलने में समय लगता है, जबकि एलपीजी जो है आसानी से जल जाती है। वहीं हम मिट्टी के तेल की बात करते हैं तो मिट्टी के तेल को जैसे ही हम कहीं पर भी डालते हैं, माचिस जलाते हैं, तो वो तुरंत जलने लगता है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ पदार्थ तो तुरंत जल जा रहे हैं और कुछ जो है जलने में काफी समय लगा रहे हैं, है ना, कुछ टाइम के बाद जलते हैं, एकदम से नहीं जलते, तुरंत नहीं जलते। जैसे हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े पर अगर चिंगारी डालेंगे तो क्या कागज का टुकड़ा जलने लगेगा? नहीं जलेगा ना। लेकिन अगर हम एलपीजी पर चिंगारी डालते हैं तो वो जलने लगेगा, बिल्कुल जलने लगेगा। ऐसा क्यों है कि कुछ पदार्थ फटाफट से जल्दी यानी कि रैपिडली जल जा रहे हैं और कुछ जो है बहुत धीरे धीरे जल रहे हैं, बहुत समय लगा रहे हैं? ये होता है इग्निशन टेम्परेचर की वजह से, जिसको हम प्रज्वलन तापमान भी कहते हैं। क्यों? जिन पदार्थों का प्रज्वलन तापमान कम होता है, प्रज्वलन तापमान यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, तो जिन पदार्थों का या जिन दहनशील पदार्थों का ये जो प्रज्वलन तापमान है वो कम होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो, जिनका प्रज्वलन तापमान कम है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे एलपीजी है, मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि प्रज्वलन तापमान कम है। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रज्वलन तापमान ज्यादा होता है, जैसे लकड़ी है, इसका प्रज्वलन तापमान ज्यादा है तो इसको जलने में समय लगता है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का या कोई भी दहनशील पदार्थ का जब हमें दहन करना है या किसी का भी हमें दहन करना है, उसके लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहला, एक दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जो है दहन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। तो इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा था चैप्टर में, है ना, पढ़ते समय एक्सपेरिमेंट भी किया था कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर तीसरा चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। अगर ये दोनों कंडीशन है और इग्निशन टेम्परेचर नहीं है तो कोई भी पदार्थ आग नहीं पकड़ेगा,
ठीक है। तो ये दोनों के साथ ये तीसरा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगर हम किसी भी एक कंडीशन को हटा देंगे यहाँ से तो क्या दहन होगा, नहीं होगा। मान लो आपके पास दहनशील पदार्थ है और इग्निशन टेम्परेचर तक आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है, तो दहन होगा, नहीं होगा। वहीं आपके पास ऑक्सीजन है और आप इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दोगे, लेकिन किसको पहुंचाओगे अगर आपके पास दहनशील पदार्थ ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास दहनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल रहा, ठीक है, यानी कि जिस तापमान पर वो आग पकड़ेगा वो टेम्परेचर ही नहीं है, तो क्या दहन होगा, नहीं होगा। क्लियर है इतना। तो इसीलिए ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने बात की थी चैप्टर में। फिर हमने बात की कुछ पदार्थ दहनशील हैं, कुछ दहनशील नहीं है, ये भी हमने देख लिया। जैसे अगर हम पत्थर की बात करते हैं तो पत्थर में आग नहीं लगाई जा सकती, तो ये क्या हो गया, गैर दहनशील हो गया। फिर हमने बात की थी बच्चों की ज्यादातर जो हमारे ईंधन है, अच्छा दहनशील पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, हम ईंधन भी कह सकते हैं। दहनशील पदार्थ को ईंधन भी कह सकते हैं, है ना। ईंधन दहनशील पदार्थ दोनों क्या है, सेम ही है। अब हमने बात की थी चैप्टर में कि ज्यादातर जो हमारे ईंधन है या दहनशील पदार्थ है वो कैसे हैं, वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, चैप्टर में हमने पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें मीथेन, तो मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा कि ज्यादातर जो हमारे ईंधन है वो हाइड्रोकार्बन है। सारे के सारे नहीं, हम ये स्टेटमेंट भी नहीं कहेंगे सारे तो हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे, है, लेकिन ज्यादातर जिनका हम उपयोग करते हैं एज अ फ्यूल वो सभी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि मीथेन एक एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पर। इनको जब हम जलाते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, और साथ में वाटर, हीट, लाइट, एनर्जी, ये सभी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया इतना, इतना समझ में आ गया कि ज्यादातर ईंधन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। प्रोडक्ट जो बनेंगे वो भी हमने देख लिया। फिर हमने बात की कि दहन जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पूर्ण दहन जिसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन, ठीक है, और एक होता है अपूर्ण दहन जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पर नंबर डाल देंगे, पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। ठीक है, यानी कि कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है कंप्लीट कंबशन और क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन। तो देखो बच्चों बहुत आसान है। देखो ऑक्सीजन हमें दहन के लिए चाहिए, वो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या रिलेटेड है वो समझते हैं। हमने कहा दहन दो प्रकार के हैं, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, कैसे, अगर देखो दहन में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है, ऑक्सीजन की मात्रा तो दोनों में मिलेगी ही, पूर्ण में भी अपूर्ण में भी, लेकिन जब पर्याप्त मात्रा मिल रही है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तब होगा पूर्ण दहन। जब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, यानी कि इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, तो होगा कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अब ये कंप्लीट कंबशन में क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, लेकिन जब होता है अपूर्ण दहन, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अरे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दहन होगा ही नहीं, लेकिन दहन होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, अपर्याप्त मात्रा में मिल रही है, यानी कि कम कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो यहाँ पर होता है अपूर्ण दहन जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, और यहाँ पर प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये हाईली पॉइजनस गैस भी होती है। इसे अगर हम इनहेल करते हैं और कंटिन्यू इनहेल करते रहते हैं तो ये हमारे ब्लड को ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ बना देती है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करती है, ये इंसान को क्या करती है, हेल्यूसिनेशन जैसी कंडीशंस में भेज देती है, या जो है इंसान जो है पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है वर्स्ट केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के दहन समझ में आ रहे हैं, पूर्ण और अपूर्ण। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो पूर्ण दहन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर अपूर्ण मात्रा में मिल रहा होगा या हम कहें अपर्याप्त मात्रा में मिल रहा होगा तो होगा अपूर्ण दहन और प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कहें मीथेन का पूर्ण दहन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और अगर हम कह रहे हैं मीथेन का अपूर्ण दहन हो रहा है या हम कहें इनकम्प्लीट कंबशन या पार्शियल कंबशन हो रहा है तो प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये आपके हायर क्लासेस में भी काम आएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक। फिर हमने बात की थी कि दहन के ये दो प्रकार तो है ही, इसके अलावा तीन प्रकार और है, ठीक है। तो वो क्या क्या है, एक तो है तीव्र दहन। अब तीव्र दहन का मतलब क्या है बच्चों, कि जो जहां पे जिसे हम क्या कहते हैं रैपिड कंबशन, यानी कि तुरंत, जैसे एलपीजी में हो रहा है, जैसे हम चिंगारी डालते हैं या जैसे कोई एक्सटर्नल हीट या लाइटर जलाते हैं या माचिस जलाते हैं तो एकदम से जो है वो आग पकड़ लेता है ना, आग जलने लग जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीव्र दहन। दूसरा है स्वतः दहन। अब ये स्वतः दहन क्या है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही क्या होता है, ये जलने लग जाता है, कोई एक्सटर्नल हीट हमें नहीं देनी पड़ रही। जैसे यहाँ पर देखो, जब तक हम चिंगारी नहीं देंगे या बाहर से कोई हीट नहीं देंगे तो ये नहीं जलेगा। या हम कहीं मोमबत्ती जलानी है तो बाहर से पहले हीट दे करके मोमबत्ती जलानी पड़ेगी तभी जलेगा, है ना। लेकिन स्वतः दहन में क्या होता है, हम कोई एक्सटर्नल हीट नहीं देते। इन ये जो कुछ दहनशील पदार्थ हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आते हैं वैसे ही जलने लग जाते हैं। जैसे हम फास्फोरस की बात करें, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस की बात करें, हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि फास्फोरस रूम टेम्परेचर पर आते ही अपने आप ही जलने लग जाता है, उसे कोई एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही जलने लगता है, ठीक है। क्यों जल रहा है अपने आप, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आता है, टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा, ठीक है, हल्का फुल्का भी, तो वो जलने लग जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए तीसरा हमने पढ़ा विस्फोट। चलो तो तीसरा है विस्फोट। तो तीव्र दहन समझ में आ गया, स्वतः दहन। विस्फोट में क्या होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल हीट तो चाहिए, साथ में एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल प्रेशर के साथ ये क्या होता है, जलता है, यहाँ पर दहन होता है। लेकिन दहन कैसा होता है, जैसे आपने डायनामाइट देखे होंगे या पटाखे देखे होंगे। बाकी दहन में तो केवल हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन विस्फोट में हीट लाइट के साथ ध्वनि यानी कि साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे पटाखे फटना या डायनामाइट फटना, तो प्रेशर या हीट वहां पर चाहिए, ठीक है। और जब वो फटते हैं या दहन होता है तो हीट लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ध्वनि भी निकलती है पटाखों से, बिल्कुल निकलती है। तो ये बात हो गई थी दहन के बारे में, इतना हमने पढ़ लिया था। फिर बात की थी हमने कि दहन को कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। अगर कहीं पर आग ज्यादा फैल जाती है तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने ये सीखा कि दहन होता क्या है, दहन के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए, दहन के प्रकार क्या क्या है, ईंधन के प्रकार क्या क्या है, पूर्ण दहन अपूर्ण दहन क्या है, काफी चीजें डिस्कस की। फिर हमने ये भी पढ़ा चैप्टर में कि दहन अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, नियंत्रण में कैसे लाया जाए। तो पहले तो यही कंडीशन है कि इन तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा, दहन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। दहनशील पदार्थ हटा दिया या ऑक्सीजन हटा दिया या इग्निशन टेम्परेचर हटा दिया तो दहन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कंट्रोल करने का, है ना, आग को कंट्रोल करने का। दूसरा है वाटर, पानी डाल करके। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि पानी डाल करके हम हर प्रकार के दहन को
हर प्रकार की आग को नहीं बुझा सकते। जैसे विद्युत उपकरणों द्वारा या तेल से रिलेटेड कोई अगर आग लगती है तो पानी डाल करके उसे बुझाया नहीं जा सकता। देखो पानी केवल लकड़ी, कागज, कपड़ा इन चीजों पर अगर आग लगती है तो उसे बुझाने में काम आता है, ठीक है। लेकिन विद्युत उपकरणों में अगर आग लगती है उस पर अगर हम पानी डालते हैं तो वो आग कम नहीं होती, वो बल्कि और फैल जाती है। यहाँ तक कि जो पानी डाल रहा है या आसपास जो भी व्यक्ति है उन्हें भी करंट लग सकता है, ठीक है। वो भी क्या हो सकते हैं, आग और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी क्या करता है, एक बिजली का संचालन करता है ना, कुचालक नहीं होता है ये, ठीक है। तो वाटर भी क्या करता है, उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, आग को रोकने में मदद नहीं करता है अगर विद्युत उपकरणों में लगती है। वहीं अगर हम तेल से रिलेटेड कोई आग लगती है ना, जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, ठीक है, इनसे अगर आग लगती है तो इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो आग बुझेगी नहीं, क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं, तो ये पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और जलते रहेंगे, तो इससे आग कंट्रोल में नहीं होती है। तो इनके लिए हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, या जिसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र भी जिसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा आपके स्कूल में, ऑफिस में, जिस बस में आप आते जाते हैं उसमें, सिनेमा घरों में, हर जगह पर एक रेड रेड कलर का इस तरीके से लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप में एक बॉटल जैसा होता है। कोई छोटे शेप में आते हैं, कोई बड़े शेप में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इनके अंदर होती हैं गैसेस और इसे स्प्रे किया जाता है जहां पर भी आग लगी हुई है। स्प्रे करने से क्या होगा, ये पूरी आग को कंबल की तरह लपेट लेगा, उस पर और ऑक्सीजन नहीं जाने देगा और आग को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और भी मेथड हमने पढ़े थे, तो लेकिन मेन मेन मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। फिर हमने बात की थी फ्लेम यानी कि ज्वाला की। अब ज्वाला क्या है, जैसे ये जल रहा है तो जो हमें दिख रहा है ये क्या है, ज्वाला ही तो है। अब कुछ पदार्थ ज्वाला बनाते हैं, कुछ ज्वाला नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने फिर बात की थी कैंडल की, तो कैंडल, ठीक है। तो फ्लेम हमने बात की थी, जो फ्लेम है इसके 3 जोन्स होते हैं। एक होता है आउटर जोन, आउटर जोन जिसको हम कहते हैं बाहरी क्षेत्र, ठीक है। एक होता है मॉडरेट जोन या मिडिल जोन, मिडिल लिख लेते हैं, जो कि क्या है, मध्य भाग। और एक होता है इनर मोस्ट जोन, जिसको हम कहते हैं आंतरिक भाग। तो हमने बात की थी जो आउटर जोन है उसका कलर हल्का कैसे होता है, हमने बात की थी ना कि आउटर जोन का कलर क्या है, मिडिल जोन का कलर क्या है, इनर मोस्ट जोन का कलर क्या है। अनबर्न्ड वैक्स पेपर कौन बनाता है, आउटर जोन क्या होती है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होती है, जबकि मॉडरेट जो मिडिल जोन है या मॉडरेट जोन है वो मॉडरेटली हॉट होती है, और इनर मोस्ट जोन वो सबसे कम गर्म होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने केवल इतना ही पढ़ा है ज्वाला के बारे में, क्लियर है। तो चलिए आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। साथ साथ आप देख भी लीजिए जो जो हमने पढ़ लिया है। तो कंडीशन इस एक्सपेरिमेंट से हमने बताया था कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ठीक। चलिए दहनशील और गैर दहनशील के बारे में बात की थी। ज्यादातर जो हमारे जैसे मीथेन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर तीव्र दहन, ठीक है, स्वतः दहन विस्फोट के बारे में बात की थी। इस तरीके से जैसे डायनामाइट फटते हैं तो विस्फोट होता है। हीट, लाइट एंड साउंड यानी कि ध्वनि भी प्रोड्यूस होती है। फिर बात की थी पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन की, क्लियर। दहनशील पदार्थ के ऊपर अच्छा क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है ये देख लिया था। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात कर ली थी। इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान, क्लियर। नेक्स्ट आग को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बात की थी, पानी डाल करके या इस तरीके से जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने देखे होंगे हर जगह। चलो फिर बात की थी हमने यहाँ पर जो आउटर जोन है वो ब्लू कलर की होती है, जो मॉडरेट जोन है या मिडिल जोन है वो येलो कलर की, और जो सबसे अंदर वाली जोन है वो होती है ब्लैक कलर की। इसके बारे में भी बात हो गई थी। फिर सुनार बाहरी लॉ का यूज क्यों करते हैं वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। अब पढ़ना है हमें ईंधन क्या होते हैं। अब थोड़ा बहुत ईंधन समझ तो रखा है हमने, है ना। ईंधन क्या होते हैं, दहनशील पदार्थ ही होते हैं। जैसे अलग अलग ईंधनों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता दोगे, जैसे मिट्टी का तेल है, लकड़ी है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये सभी ईंधन है,
चलिए, तो ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो हमें ऊष्मा देते हैं। इसका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे कि लकड़ी है, मिट्टी का तेल है और पेट्रोल है। कोई भी पदार्थ जो दहन के बाद उपयोग योग्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, दहन के बाद क्या कर रहा है, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है जिसका हमने उपयोग करना है, ईंधन कहलाता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। घरेलू उपयोग के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लकड़ी का कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, तो ये सभी क्या है, हमारे पास अलग अलग ईंधन है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलिए, ईंधन के बारे में आप समझ गए हैं, इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ ईंधन के बारे में, कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, आदर्श ईंधन वह है जो न केवल आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता हो, बल्कि हवा में आसानी से और मध्यम रूप से जलता हो, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो तथा कोई अवांछित पदार्थ पीछे ना छोड़ता हो। अगर हम एक आदर्श ईंधन के बारे में या एक गुड फ्यूल के बारे में बात करते हैं, तो एक अच्छा ईंधन क्या हो सकता है, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छा ईंधन क्या होगा, जो आसानी से मिल जाएगा, है ना, यानी कि इजीली अवेलेबल होगा। क्या फायदा है, कोई ईंधन अच्छा है और इजीली अवेलेबल ही नहीं है, उसका हम उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इजीली अवेलेबल है वो तो अच्छा ईंधन है। दूसरा, सस्ता है, चीप हो, है ना, सस्ता हो, यानी कि अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो वो भी एक आदर्श ईंधन नहीं है। मान लीजिए कोई ईंधन बहुत सही है, यानी कि हर चीज में वो सही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो एक आदर्श ईंधन नहीं कहलाया जाएगा। दूसरा, जो मध्यम रूप से जलता हो, है ना, ज्यादा मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, वो भी एक आदर्श ईंधन होगा। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन ना करता हो, वो एक आदर्श ईंधन होगा। जैसे अगर हम सीएनजी की बात करते हैं, सीएनजी सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रकार की क्या नेचुरल गैस ही है, लेकिन इसे संपीड़ित करके जो है फिर भंडारित किया जाता, संपीड़ित करके सिलेंडर्स में भर के भंडारित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम नेचुरल गैस नहीं, केवल क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो अगर हम सीएनजी के बारे में बात करें, तो सीएनजी ना तो कोई पॉल्यूशन करता है, कोई रेजिड्यू अपने पीछे, यानी कि कोई भी अवांछित पदार्थ जिसे हम रेजिड्यू कहते हैं, कोई भी रेजिड्यू जलने के बाद नहीं छोड़ता। तीसरा, ये पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, आसानी से और मध्यम रूप से जलता है। ठीक है, ये हमें जो है आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि सीएनजी क्या है, एक परफेक्ट कॉम्बो है, या हम कह सकते हैं कि ये एक आदर्श ईंधन है, क्योंकि इसमें सारे ही गुण पाए जा रहे हैं, सारे गुण हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यह असंभव है कि हमें ऐसा ईंधन मिल जाए जिसे पूर्णतः उपयुक्त माना जा सके। तो देखो, ऐसा भी जरूरी नहीं कि पूर्णतः उपयुक्त माना जा सके, जैसे सीएनजी है तो इसके भी कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होंगे। ठीक है, चलो, बल्कि हमारा लक्ष्य ऐसा ईंधन ढूंढना होना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग के लिए आवश्यक अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है। सभी ईंधनों की लागत एक समान नहीं होती, कुछ ईंधन अन्य की तुलना में अधिक किफायती होते हैं। ठीक है, चलो, ईंधन के उदाहरण जैसे कि मेथनॉल, गैसोलीन, डीजल, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, बायोडीजल, तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के ईंधन हैं। अब आदर्श ईंधन क्या होता है, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने बात कर ली, और कुछ ईंधन भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लिए हैं। क्लियर है? चलिए, इतना आप नोट कीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फ्यूल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे ये सॉलिड फ्यूल्स है ना, अभी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में भी हम इन पॉइंट्स को देख रहे थे। ठीक है, तो देखो, सॉलिड फ्यूल, लकड़ी, कोयला, कोक, ये सभी क्या है, सॉलिड फ्यूल है।
लिक्विड फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, इसके अलावा और भी लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। वहीं गैसियस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस, अच्छा वाटर और कोल नहीं है, ठीक है, इसके अलावा है, तो वाटर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर तो लिक्विड है, और कोल क्या है, कोल सॉलिड है, तो नेचुरल गैस, इसके अलावा एलपीजी आप लिख सकते हैं, एलपीजी यानी कि पेट्रोलियम गैस, ठीक है, सीएनजी, अच्छा सीएनजी और नेचुरल गैस एक ही तो है, लेकिन यहाँ पर कंप्रेस किया जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली नेचुरल गैस लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेम ही है दोनों। क्लियर है? तो ये टेबल आप ऐसे नोट कर सकते हो, या आप हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हो अलग अलग फ्यूल्स, जिससे आपको याद रहेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फ्यूल कौन कौन से। इसके अलावा कोल गैस भी होती है, कोल गैस जिसको हम कहते हैं कोयला गैस, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोल तार है, कोल तार भी तो एक लिक्विड फ्यूल ही है, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया है तो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।